स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 9 के मैथ्स के इस सीरीज़ में। यहाँ पे हमने अभी तक चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में, और आज शुरू करने वाले हैं हम चैप्टर 5 जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूक्लिड्स ज्योमेट्री होता क्या है? पहले तो हमें ये देखना है कि ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री वर्ड हमारा दो वर्ड से बना है, जियो और मैट्रिक्स से। ये दो वर्ड से बना है। इसका मतलब ये है कि जियो जो है जियोग्राफी से आया है, मतलब स्टडी ऑफ लैंड। जियो मतलब लैंड। फिर मैट्रिक जो है वो है मेजरमेंट। मैट्रिक यहाँ पे हम ये इंग्लिश वर्ड यूज़ किया, वहाँ पे उन लोगों ने ग्रीक वर्ड जो था वो था मैट्रिन। मैट्रिन था, जिसका ये होता है, मीनिंग होता है मेजरमेंट करना। ठीक है। तो ज्योमेट्री असल में आया लैंड का मेजरमेंट के थ्रू। मतलब जब बाढ़ आता था, फ्लड आता था, तब जो जो लैंड का जो बाउंड्री था लोगों का, वो बह जाता था। फिर उसके बाद जब कम होता था तब लोग आते थे और देखते थे कि अपना बाउंड्री नहीं है, तो उन लोगों को अपना लैंड जो है वो सर्च करने में दिक्कत होती थी। इसीलिए उन्होंने स्टडी शुरू किया कि कैसे हम लैंड मेजर कर सके और कैसे हम पता लगा सके कि हाँ यही हमारा लैंड है और बाकी जो बाउंड्री के बाहर जो है वो दूसरे लोगों का लैंड है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशन में ज्योमेट्री का शुरुआत हुआ था। पहले तो जैसे इजिप्ट में हो गया, इंडिया में आया था, चाइना में भी दूसरे तरह से स्टडी कर रहे थे लोग। उसके बाद फिर ग्रीस में और इनकास में, ऐसे बहुत सारे देशों में बहुत सारे सिविलाइजेशंस में ज्योमेट्री का स्टडी शुरू हो गया था बहुत पहले ही। उसके बाद यूक्लिड ने ये देखा, यूक्लिड जो है उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे लोग जो मैथ्स जो कर रहे हैं, जो ज्योमेट्री जो कर रहा है, वहाँ पे बहुत सारा लूप होल्स है, बहुत सारा गलतियाँ हैं। तो वो लोग गलती से इधर उधर निकल जाता है। तो ऐसे करके उन्होंने तो फिर शुरू किया लिस्ट बनाना। किस चीज़ का लिस्ट बनाना शुरू किया? फैक्ट्स का। फैक्ट्स जो मैथ्स में यूज़ करने वाले हैं, जो मैथ्स में पहले से अंडरस्टूड होता है। तो उन्होंने उस फैक्ट्स सबको नाम दिया एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, और फिर थियोरम्स भी उन्होंने बनाया, बहुत सारा थियोरम्स भी बताया। जैसे एक्सियम्स जो है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दोनों सिनोनिम हैं, और उन्होंने जो एक्सियम्स दिया था, जैसे वन ऑफ देम इज कि एक पॉइंट इज दैट विच इज नो पार्ट। ओके। जैसे एक पॉइंट जो है उन्होंने बताया कि एक पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है। उन्होंने ये वैगली बताया था, उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया था कि पार्ट मतलब क्या है। पर पॉइंट का तो पार्ट है, पॉइंट का तो अपना डायमेंशन एक है। इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये भी हमारा एक सर्कल दिख रहा है, तो इसका भी एक डायमेंशन है। तो उन्होंने वेगली ये बताया था कि पॉइंट का कोई पार्ट नहीं है, तो हम समझ लिए थे, हम ये अंडरस्टूड था कि हमारे पास कि ये पॉइंट जो है एक छोटा सा एक बिंदु है, बस एक डॉट है। और फिर इसी तरह उन्होंने बहुत लंबा लिस्ट बनाते गए और उन्होंने बहुत सारा बुक लिख दिया, जहाँ जिसका नाम एलिमेंट्स दिया था उन्होंने। ठीक है। ये सब आपके बुक में दिया हुआ ही है। ठीक है। एलिमेंट्स को उन्होंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया था, उनका जो एलिमेंट्स वाला बुक्स था।
और 13 चैप्टर्स में जो डिवाइड किया था हर एक चैप्टर एक एक बुक था, बहुत लंबा लिस्ट था उनका। उन लिस्ट में से हमें बस 5 एक्सियम्स इस चैप्टर में देखना है, 5 एक्सियम्स, ठीक है। और फिर उसमें से थोड़ा डीप जाना है हमें कि आता कैसे है। फिर थियरम्स हमारा जो है वो भी हमें देखना है, क्या क्या थियरम्स दिया था। उन्होंने ये भी बताया था कि एक सॉलिड जो है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है उसका एक शेप होता है, साइज होता है, फिर उसका एक पोजीशन होता है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो इसका एक पोजीशन है, अगर मूव करते तो दूसरा पोजीशन बन जाता है। इसको अगर हम शेप बदल सकते हैं इसका, और इसका साइज भी बदल सकते हैं, लंबा कर सकते हैं खींच के। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो जो बाउंड्री है एक सॉलिड का, जो बाउंड्रीज है वो एक एक सरफेस है। जैसे आप क्यूब ले लीजिए, रूबिक्स क्यूब ले लीजिए, उसका 6 सरफेस है, 6 सरफेस है एक क्यूब का, ठीक है। जैसे एक ब्रिक हो, एक ईंट हो, तो ईंट का 6 सरफेस होता है। ऐसे करके उन्होंने बताया कि जो सॉलिड होता है, हर सॉलिड का एक सरफेस होता है, और या फिर बहुत सारा सरफेस भी हो सकता है। और जो सरफेसेस का जो बाउंड्रीज होता है, जो सरफेस जो बनाया था सरफेस, उस सरफेसेस का जो बाउंड्रीज सब जो होता है वो या फिर स्ट्रेट लाइन होता है या फिर कर्व होता है, ठीक है। और ये जो लाइंस सब जो है, ये लाइन एक पॉइंट पे जाके खत्म होता है, ये सब यूक्लिड ने बताया था। और एक सॉलिड शेप जो है, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है, उसका फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आता है ये हम देखते हैं। पहले तो हमारा एक पॉइंट बनाना पड़ेगा हमें। यूक्लिड ने ये बताया था कि पहले हमें पॉइंट बनाना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। फिर उस पॉइंट सबको हमें ज्वाइन करके लाइन बनाना पड़ेगा, है ना, ऐसे करके लाइन बनाना पड़ेगा, है ना। फिर लाइन जो है, वो लाइन सबको जब हम ज्वाइन कर देंगे तो एक एक करके सरफेस बन जाएगा। ये वाला एक सरफेस है, फिर इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ऊपर एक सरफेस बन गया, इधर एक सरफेस बन गया, इधर एक सरफेस बन गया, फिर पीछे एक सरफेस बन गया, है ना। तो सरफेस बन गया, और फिर ये हमारा एक सॉलिड बन गया। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स आता है, जहाँ पे सॉलिड बनने में 3 चीज़ें का ज़रूरत होता है। पहला हमारा पॉइंट, फिर हमारा लाइंस, फिर हमारा सरफेस। तो ये हमारा 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट बन गया। जब हम एक प्लेन बनाना चाहते तो हमें बस पॉइंट और लाइन चाहिए, तो हमारा एक सरफेस बन गया, तो वहाँ पे हमारा 2D आ जाता है ना। यही सब यूक्लिड हमें एक्सप्लेन करके बन गया था, ठीक है। यहाँ पे बुक में कुछ उसमें से कुछ दिया हुआ है आपका। जैसे पहला वाला है, ए पॉइंट इज दैट विच इज नो पार्ट। ये तो हमने बता ही दिया, एक पॉइंट का कोई पार्ट नहीं है। ऐसा जब एक पॉइंट बनाएंगे उसका कोई पार्ट नहीं है, ये हमें यूक्लिड ने बताया था। दूसरा है कि ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक जो लाइन बनाएंगे, एक जब लाइन बनाएंगे उसका कोई ब्रेथ नहीं है। ब्रेथ मतलब उसका कोई विड्थ नहीं है, बस एक लंबा लाइन है बस, ठीक है। और एक तीसरा आपको बताया था, थर्ड वाला, कि द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। एक लाइन का जो एंड है वो पॉइंट्स होता है, ठीक है। और ये बताया था ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन व्हिच लाइंस इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ये बताया था कि स्ट्रेट लाइन जो बनता है वो कैसे बनता है, बहुत सारा पॉइंट ज्वाइन करके एक एक लाइन बनता है। बहुत सारा पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये एक लाइन बन जाएगा, ऐसे हमारा पॉइंट बनता है, सॉरी लाइन बनता है। फिर फिफ्थ बताया था, ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस जब बनाते हैं, एक सरफेस जब बनाते हैं
तो उसका बस लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। उसका तीसरा वाला डायमेंशन नहीं होता है, जो है हमारा हाइट, वो हमारा नहीं होता है एक सरफेस का। सिक्स्थ है आपका द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। एक सरफेस का जो एज होता है, ये जो एज होता है, एज ये एक एक लाइन है एक सरफेस का। ये वाला सरफेस का एज देखिए 4 लाइंस है, फिर इस वाले सरफेस का देखिए 4 लाइंस है। फिर 7 बताया था कि ए प्लेन सरफेस इज सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस, जैसे हम लाइन को डिफाइन किया पॉइंट ऑन इटसेल्फ करके, वैसे एक प्लेन जो है, एक प्लेन उसमें ये स्ट्रेट लाइंस जो है ऐसे करके, स्ट्रेट लाइंस सब जब मिलाएंगे तो एक प्लेन बनता है। बहुत सारे स्ट्रेट लाइन मिला के एक साथ कर देंगे तो एक प्लेन बन जाता है, ये बताया था उन्होंने। ये सब में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा बहुत चीज़ें हमारा वेगली डिफाइन किया हुआ है। जैसे हम पॉइंट में बताए कि पार्ट जो बताया पॉइंट का पार्ट होता है, पर उन्होंने बताया कि नहीं होता है, तो हम मान लिए कि हाँ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बताने का कोशिश किया, उन्होंने बताने का कोशिश किया कि पॉइंट एक डॉट होता है, ठीक है। हम फिर उसको मॉडिफाई करके डॉट बना दिए, ठीक है। उसको फिर बोल रहे हैं कि हाँ एक डॉट हैज़ नो पार्ट, डॉट का कोई पार्ट नहीं होता है। फिर लाइन का जो ब्रेथलेस लेंथ बताया गया, लाइन को फिर हम एक्सपांड जूम कर देंगे तो देखेंगे कि लाइन का भी ब्रेथ होता है, ऐसे करके हम दिख सकते हैं। लेकिन हाँ ये सब हम मान के चल सकते हैं कि लाइन का ब्रेथ नहीं होता है, वही सब मान के हम मैच करते हैं। इन्हीं का एक्सियम्स थियरीज मान के हम मैच करते हैं। थियरीज हम जो एक्सियम्स जो इन्होंने बनाया उनका कोई प्रूफ नहीं है, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया उन्होंने एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स का। उन्होंने बस ये सब ये स्टेटमेंट दे दिया जो ट्रू होता है, जो हमें पता है कि ट्रू है, और हम भी ये सब मान के चलते हैं। हर कोई ये सब मान के चलता है जब तक कि कोई आके ये रॉन्ग प्रूफ ना कर दे, ठीक है। अगर हम कॉन्ट्रडिक्शंस निकालना चाहे उनके डिफिनीशंस में, तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस ला सकता है। तो मगर मैथमेटिशियंस वो सब कॉन्ट्रडिक्शंस छोड़ देता है, और वो सब जो डेफिनेशंस जो हमें नहीं मिला, पार्ट का डेफिनेशन, पॉइंट के पार्ट का डेफिनेशन नहीं मिला, लाइन के ब्रेथलेसनेस का डेफिनेशन नहीं मिला, वो सब हम छोड़ के चलते हैं, और वो सब अनडिफाइंड होता है। तो मैथमेटिशियंस उन सब को अनडिफाइंड ही रहने देता है, उसको डिफाइन करने का कोशिश नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ एक्सियम्स दिया हुआ है यूक्लिड का। देखते हैं क्या क्या होता है एक्सियम्स का। उनके एक्सियम्स जो है वो सब का मीनिंग देखते हैं, बिहाइंड वाला मीनिंग्स कैसे समझना है। फर्स्ट तो आपका दिया हुआ है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी हमें पता है कि यहाँ पे आपका एक बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपका बॉक्स, ये आपका बॉक्स ए है, ये आपका बॉक्स बी है, ओके, और यह आपका बॉक्स सी है, ओके। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि ए और सी इक्वल होता है, और ये भी बताया गया कि ए और बी इक्वल होता है। ए और सी इक्वल होता है, और ये भी बताया कि ए और बी इक्वल होता है। तो हमें पता ही चल जाएगा कि सी और बी जो है ये दोनों भी इक्वल होगा। अगर ये इसके साथ इक्वल है, अगर ये इसके साथ इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। यही यूक्लिड ने बताया कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर।
और अब दूसरा वाला दिया गया कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स लेके देखते हैं। जब आपको दिया होगा कि x प्लस वन इक्वल टू वाई वाई प्लस टू, ये दिया हुआ है एक इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमें मिलता है कि a प्लस वन इक्वल टू b प्लस थ्री, ऐसे करके मिल गया। अब हम अगर इस साइड का जब हम प्लस कर देंगे, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला जब प्लस कर देंगे, और ये वाला और ये वाला जब प्लस कर देंगे, तो ये पार्ट हम प्लस कर रहे हैं, ये पार्ट प्लस कर रहे हैं, तो इसका जो होल बन जाएगा, इसका क्या बनेगा, x प्लस वन प्लस a प्लस वन बनेगा। इधर क्या बनेगा, y प्लस टू फिर प्लस b प्लस थ्री बनेगा, ऐसे बनेगा। तो देखिए ये जो है और ये जो है, ये दोनों भी इक्वल होता है। ओके क्योंकि आप देखिए जहाँ हम ये सब यूज नहीं करते हैं, जहाँ हम देखिए 5 इक्वल टू 5 है, ये तो हमें पता है, ये फैक्ट है। यहाँ पे 3 इक्वल टू 3 भी, 3 इक्वल टू 3 है, ये भी फैक्ट है। तो अगर हम ये इधर का 5 प्लस 3 ऐड कर दे तो यहाँ पे कितना आएगा, 8। इधर का 5 प्लस 3 ऐड कर दे, 8 आ गया। 5 प्लस 3 ऐड करते तो 8 आ जाता है। तो ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं, होता है। यही बोला गया कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। ओके, अब थर्ड बोला गया कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम ऐसा होगा कि अगर प्लस के जगह पे हम अगर माइनस कर देंगे तब भी हमारा आंसर इक्वल ही आएगा। यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 2 आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल होता है। फोर्थ में आपको बताया गया कि थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पे ये सुपरपोजिशन वाला, सुपर इम्पोजिंग वाला बताया गया कि जो एक दूसरे पर कोइंसाइड करता है, दोनों हाथ आपका देखिए, एक हाथ अगर दूसरे हाथ के ऊपर रख दीजिए तो पीछे से, सामने से आपका पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा। ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे भी सामने से पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा। तो हम बोलते हैं कि ये दोनों हाथ एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। तो कोइंसाइड कर रहा है तो हमें ये पता होगा कि दोनों हाथ हमारा इक्वल है। ओके, फिफ्थ आपका दिया हुआ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो आपका पार्ट है 1/2 एक पार्ट होगा, 3/4 एक पार्ट है। तो ये जो है, ये सब जो है 1 से छोटा होगा। ये तो हमारा होल है, ये एक है पूरा। जैसे हम अगर एक केक ले लें, एक हम केक ले लिए बड़ा वाला, तो यहाँ पे केक का हम एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ले लिए, ये केक का एक पार्ट है। फिर यहाँ पे हम फिर दूसरा पार्ट है। ये पार्ट्स जो है, इस पार्ट से ये बड़ा होल वाला जो है, ये होल वाला बड़ा है, हमेशा बड़ा होगा। सिक्स्थ जो है आपका एग्जाम है वो उसमें बताया गया कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फिर वही वाला कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पे आपका एक अंडा दिया हुआ है, एक अंडा दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये हमारा अंडा ए है। फिर यहाँ पे आपका दो बॉक्स, यहाँ पे आपका एक बॉक्स दिया हुआ है दो अंडे का, ठीक है। यहाँ पे भी बॉक्स दिया हुआ है आपका 2 अंडे का, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया कि ये जो हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स का ये डबल है ना, 2 एग्स है। फिर यहाँ पे जो बॉक्स दिया है, यहाँ पे भी 2 एग्स है, इसका ये भी डबल है। तो अब हम बता सकते हैं, ये देख के, ये सिचुएशन देख के, कि ये वाला और ये वाला इक्वल है।
ये बता सकते हैं कि नहीं? तो वही हमारा बताया गया है इस एक्जियोम में, ठीक है। अब सेवेंथ में देखिए, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेम वहीं पे अगर यहाँ पे आपका एक अंडा, यहाँ पे आपका दो अंडा दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक अंडा दिया हुआ है, तो अब देखिए इसका ये वाला तो हाफ होगा और इसका ये वाला भी हाफ होगा, तो बता सकते हैं कि ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे एक एक अंडा है ना। इसका तो हाफ ये है, इसका हाफ ये है ना। तो वही बताया गया है यहाँ पे, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये सब हमारा कॉमन नोशंस है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब हम देखेंगे पोस्टुलेट्स, यूक्लिड का 5 पोस्टुलेट्स। यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिया था। फर्स्ट पोस्टुलेट है आपका, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। उन्होंने बताया कि एक पॉइंट से जब हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फर्स्ट आपका दिया हुआ है पोस्टुलेट नंबर 1, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट any point to any other point। ठीक है, ये बताया गया है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है, एक पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट ले ली, ये हमारा एक बड़ा वाला प्लेन है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया अपना खुद से एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट ले लिया खुद से, तो अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। इन्होंने बताया एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, इन्होंने बताया कि एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, तो इन्होंने ये मीन किया है कि एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, यूनिक स्ट्रेट लाइन की। यहाँ ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट से कोई दूसरा लाइन नहीं गुजर सकता है। दूसरा लाइन जाएगा तो वो इसी लाइन के ऊपर कोइंसाइड करेगा, मतलब इसी लाइन के ऊपर से जाना पड़ेगा, तो वो दोनों सेम लाइन ही मान के चलेंगे हम। अब आपका एक्सियोम 5.1 है इस पोस्टुलेट का, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। इस पोस्टुलेट के रिलेटेड जो एक्सियोम हमारा 5.1 है वो है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपका अगर दिया हुआ है, तो इन दोनों में से एक जो लाइन जाएगा वो हमारा यूनिक लाइन होगा। यही हमने बताया कि अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट खींचा, यहाँ से तो हमारा बहुत सारा लाइन बन सकता है, इस एक पॉइंट से हमारा बहुत सारा लाइन बन सकता है, इनफाइनाइटली मैनी लाइन बनेगा एक पॉइंट से हमारा, ऐसे करके बहुत सारा लाइन बन सकता है ना। इस पॉइंट से भी हमारा बहुत सारा लाइन बन सकता है, इनफाइनाइटली मैनी लाइन बनेगा ऐसे करके। पर ये दोनों पॉइंट में से गुजरने वाला जो लाइन होगा वो एक ही होगा, एक ही लाइन होगा, ये दोनों पॉइंट में से गुजरने वाला लाइन, ठीक है। दो लाइन ऐसे नहीं बना सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट में से ही गुजरे, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 2 है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। पोस्टुलेट नंबर 2 है,
एक टर्मिनेटेड लाइन जो है, एक लाइन जो खत्म हो गया है, टर्मिनेटेड मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, वो हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, मतलब एक लाइन यहाँ से यहाँ तक आया, ये खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक आके खत्म हो गया, अब इसको फिर यहाँ से हम लंबा करके बहुत दूर तक ले जा सकते हैं इंडेफिनेटली, जहाँ तक मर्जी हमारा, ठीक है। और या फिर हम यहाँ से भी इंडेफिनेटली ले जा सकते हैं जहाँ तक मर्जी हमारा, ठीक है, इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3 दिया हुआ है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। पोस्टुलेट नंबर 3, a circle can be drawn with any center and any radius, with आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है उसमें आपका कंपास है, डिवाइडर है, तो आप अगर एक डिवाइडर लेके आपके कॉपी में कहीं पे भी एक हैंड आप रख दे, एक हैंड ऐसे रख दे, तो आप ऐसे करके फिर रख के आप अगर ये घुमा दे दूसरा हैंड, तो यहाँ से आप सर्कल एक बना सकते हैं। कहीं पे भी रख के आप अगर घुमा दे दूसरा हैंड, तो ऐसे करके आप एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। तो जब बना सकते हैं तो वही हमारा यूक्लिड ने बोला है कि आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले सकते हैं और कितना भी रेडियस ले सकते हैं, लेके एक सर्कल बना सकते हैं। पोस्टुलेट नंबर 4 जो है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल कितना था हमारा? राइट एंगल था हमारा जो 90 डिग्री है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, जो 90 डिग्री का जो एंगल है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे अगर एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, फिर यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, यहाँ पे फिर दूसरा एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये सब जो एंगल्स हैं ये सब एक दूसरे का इक्वल ही होगा, है ना, कि दोनों का 90 डिग्री ही है। फिफ्थ पोस्टुलेट आपका बाकी चारों पोस्टुलेट से थोड़ा अलग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फिफ्थ पोस्टुलेट ध्यान से देखिए, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if
produced indefinitely, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles. Meet on that side on which the sum of angles is less than टू राइट एंगल्स। यहाँ पे हमारा क्या बताया गया है, अगर एक स्ट्रेट लाइन ले ले हम स्ट्रेट लाइन ऐसे ले ले, वो स्ट्रेट लाइन अगर दो ऐसे लाइन को अगर क्रॉस करे, दो लाइन को वो स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रहा है, तो अंदर जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर वाला एंगल, ये दोनों लाइन का जो अंदर वाला जो एंगल्स है, एंगल्स में सेम साइड में, फिर इस साइड में, इस वाले साइड में देखिए सेम साइड में जो टेकन टुगेदर सेम साइड में जो एंगल बना रहा है, वो अगर दोनों मिला दे, यहाँ पे अगर 70 डिग्री का बना रहा है, यहाँ पे अगर फिर 80 डिग्री का बना रहा है, दोनों एंगल जब मिला देंगे तो टू राइट एंगल से अगर कम होता है, टू राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90, टू राइट एंगल मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री होता है इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों मिला के अगर टू राइट एंगल से कम होता है, मतलब ये दोनों मिला के कितना होगा, अगर एक 70 हो गया, दूसरा अगर 80 हो गया, तो हमारा कितना होगा 150 डिग्री होता है, तो टू राइट एंगल से कम होता है। अगर ये टू राइट एंगल से कम होता है तो बताया गया है कि ये दोनों लाइन जिस साइड में हमारा ये टू राइट एंगल से कम होता है, उस साइड में जाके कहीं पे हमारा ये दोनों लाइन मीट होता है। अगर इसको प्रोड्यूस इंडेफिनेटली कर देते हैं, इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, अगर हम इसको लंबा कर देते हैं इंडेफिनेटली, तो मीट ऑन दैट साइड, उस साइड में मीट होता है, ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स जिस साइड पे लेस देन टू राइट एंगल होता है, लेस देन टू राइट एंगल होता है। ठीक है, यही हमारा पोस्टुलेट 5th था। ठीक है, पोस्टुलेट मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है कि पोस्टुलेट मतलब होता है कि स्टेटमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्व फेनोमेनन इन द यूनिवर्स। मतलब हमें ऑब्जर्वेशन से जो हमें जो मिला है, हमें जो ऑब्जर्वेशन से हमें जो ट्रूथ मिला है, जो हम फैक्ट मिला है, जो हम वेरीफाई नहीं किए हैं, बस हम देख के वो हमें पता चलता है, उसको हम पोस्टुलेट बोलते हैं। जैसे कि हमें ये देख के पता चलता है कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। पहले हम तो यही सोचते थे कि हाँ सन सुबह इधर से आता है, फिर शाम को उधर जाता है, तो मतलब अर्थ के चारों तरफ सन घूम रहा है। जब तक कोई नहीं आके हमें बताया कि सन नहीं घूमता है, अर्थ घूमता है सन के चारों तरफ, तब तक हम वही मान के चले हैं। तो पोस्टुलेट वो होता है जो हम देख के ऑब्जर्व करके यूनिवर्स का जो हमारा सिस्टम, यूनिवर्स का जो चीज़ें हैं, वो सब ऑब्जर्व करके जो हम बनाते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमारा पोस्टुलेट होता है। अब हम फिर बाद में देखें कि बाद में साइंटिस्ट सब ऊपर गया, आसमान में गया, स्पेस में गया, फिर जाके देखा कि नहीं, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमता है, तो फिर उन्होंने देख के बताया कि हाँ ये प्लैनेट घूमता है, सन नहीं घूमता है। ठीक है, तो हमारा पोस्टुलेट ये वाला बन गया। अब a system of axioms is called consistent if it is impossible to deduce from this axiom a statement that contradicts any axiom of previously proved statement. जब एक एक्सियम्स का एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, तब बोलते हैं
जब उसको उसका हम इम्पॉसिबिलिटी प्रूफ ना कर सके, मतलब वो हम कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तब हम उसको कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। मतलब वो एक्सियम कॉन्सिस्टेंट है और वो एक्सियम हमारा गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने उनका पोस्टुलेट और एक्सियम देना ख़त्म हो गया, तो उन्होंने शुरू किया थियरम्स देना। मतलब जब जब पोस्टुलेट और एक्सियम्स लोगों ने स्टडी करना शुरू कर दिया, उनका पोस्टुलेट और स्टडी और एक्सियम्स, तो उन्होंने उनको प्रूफ करने का कोशिश किया या डिसअप्रूव करने का कोशिश किया। जब डिसअप्रूव करने का कोशिश करते गया, तब भी लोग जाके पहुंच गए एक फैक्ट पे कि हाँ नहीं, ये हमारा डिसअप्रूव नहीं हो सकता, यही हमारा सच है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तब वो एक थियरम बन जाता है, जो प्रूफ होता है, जो स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया है वो एक थियरम बनता है। और लॉ तब बनता है, एक थियरम जाके हमारा लॉ तब बनता है जब वो यूनिवर्सली हर जगह पे बहुत सालों तक चलता है और कोई भी उसको डिसअप्रूव नहीं कर पाता है, तब वो जाके एक यूनिवर्सल लॉ बन जाता है, थियरम जाके, ठीक है। तो यूक्लिड ने 465 प्रोपोजिशन डिड्यूस किया। 465 स्टेटमेंट समझ के बनाया, समझ के 465 स्टेटमेंट बनाया, ठीक है। सब मिला के एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, थियरम्स सब मिला के उन्होंने 465 प्रोपोजिशन बनाया, एक लॉजिकल चेन में, एक लॉजिक के चेन में, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, ऐसे करके उन्होंने बनाया ऐसा 465 प्रोपोजिशंस किया। उसके बाद जो प्रूफ हो गया वो तो थियरम बन गया, है ना। तो वही सब हम, वही एक्सियम्स जो है उनका, वही एक्सियम्स यूज़ करेंगे हम प्रूफ करने के लिए, थियरम सब प्रूफ करने के लिए हम वही एक्सियम्स यूज़ करेंगे इस चैप्टर में या पीछे पीछे के बाकी चैप्टर्स में, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 तक हम पहुंच गए। अब एग्जाम्पल 1 में आपका दिया हुआ है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। आपका एग्जाम्पल 1 जो है यहाँ पे बताया गया कि इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट है ऑन ए लाइन, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, ऑन ए लाइन, ऑन ए लाइन ए बी और सी है, ओके। एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, ये भी बताया गया कि बी ए और सी के बीच में है, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है, प्रूफ करने के लिए ये बोला गया है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी का जो लेंथ है और बी सी का जो लेंथ है वो मिलाकर ए सी का लेंथ बनता है, वो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड का एक्सियम सब याद कीजिए। एक्सियम जो है उन्होंने एक्सियम 4th में आपको बताया था कि जो चीज़ एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं, जो चीज़ एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं वो एक दूसरे का इक्वल होता है कि नहीं। अब अगर हम ए बी और बी सी ऐसे बना दें, ए बी का लेंथ जो है वो हम यहाँ पे ले लें, फिर साथ में हम बना दें, यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम बी सी का लेंथ ए बी, फिर यहाँ से हम बी सी का लेंथ बना दें, तो देखेंगे कि ये वाला लाइन इस लाइन पे कोइंसाइड करता है। जो ए सी वाला जो लाइन होगा, जो ए सी वाला जो लाइन होगा उस लाइन पे ये वाला लाइन कोइंसाइड करता है। यही हमारा सोल्यूशन है कि
ए बी का लाइन और बी सी का लाइन ज्वाइन करके जब हम इसके ऊपर डालेंगे तो हम कोइंसाइड कर पाएंगे। दैट्स व्हाई देयरफॉर यूजिंग एक्सियम 4 वी कैन से दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। एक्सियम 4 यूज करके हम ये बता सकते हैं कि ए बी और बी सी जब ऐड करेंगे तब ए सी बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में देखिए, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। एग्जाम्पल 2 में आपको देखिए वो बताया गया कि एक गिवन लाइन सेगमेंट है, गिवन आपका लाइन सेगमेंट है, तो इसके ऊपर आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। कोई भी एक गिवन लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हम बना लिया, खुद से एक लाइन सेगमेंट बना लिए। अब यहाँ पे हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन जब करना है तब हम यहाँ पे ये वाला हम सेंटर ले लेंगे, ये वाला हम सेंटर लेके ये वाला हम रेडियस ले लेते हैं, लेके हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे एक ऐसे करके कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ऐसा एक बनेगा आर्क हमारा, ऐसा एक आर्क बनेगा। ठीक है, अब फिर ये वाला लाइन सेगमेंट ए बी दिया हुआ है। पहले तो हम ए सेंटर लेके ए बी रेडियस लेके ये वाला आर्क बनाया। अब फिर बी सेंटर लेके और ए बी रेडियस लेके ऐसा आर्क बनाएंगे, ऐसा करके आर्क बनाएंगे। ठीक है, जब आर्क बना दिए तो यहाँ पे जो हमारा दो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट हम नाम दे देते हैं सी। बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट सी। अब यहाँ पे सी और ए से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ए और सी से हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ फिर से बी और सी से एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो ये बन गया हमारा एक ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी बन गया। अब ये हमें पता लगाना है कि ये हमारा इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल बनाने दिया था ना, इक्विलेटरल बनाने देगा तो अब हमें ये बता सकते हैं कि रेडियस तो हमारा ए बी था, पहले ए बी था, ए बी तो ए बी के इक्वल ही होता है ना, तो रेडियस ए बी था। रेडियस ए बी करेंगे तो ऐसा करके इसको सर्कल बना देंगे तो ए सी और ए बी इक्वल हो जाएगा। ए सी और ए बी इक्वल इसीलिए होगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक सर्कल का रेडियस हर जगह पे इक्वल होता है ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब वही सेम ए बी जो है यहाँ से लिए, ये वाला सेंटर लिए, ये वाले से हम ऐसे करके सर्कल बनाए, तब यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे बी सी भी हमारा इक्वल होता है, ए बी इक्वल टू बी सी होता है। अब हमें एक्सियम देखा था कि two things equal to the same thing are equal to each other। जब हम एक्सियम, यूक्लिड का एक्सियम जब यूज करेंगे जो है थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, वो यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, है ना। तो ये तीनों साइड जब हमारा इक्वल हो गया तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। देयर तो अब लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब लिख सकते हैं नीचे, हो गया प्रूफ। ऐसे करके हमें प्रूफ करना है। अब थियरम 5.1 है हमारा, थियरम 5.1 है
जो दिया हुआ है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। यहाँ पे आपका देखिए टू डिस्टिंक्ट लाइन कैनॉट हैव वन पॉइंट इन कॉमन, ये बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम कितना है, थ्योरम 5.1, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो यहाँ पे जब दो लाइन बनाएंगे, एक लाइन बना दिए, अब फिर दूसरा लाइन बनाने का कोशिश जब करेंगे ऐसे करके, इस पॉइंट से हम एक लाइन लाए, यहाँ से ऐसे आता है, फिर ये लाइन हटा के अगर हम थोड़ा और ऊपर लाने का कोशिश करें, ऐसे करके जाता है, फिर और ऊपर ले जाएंगे तो हमारा लाइन कोइंसाइड हो जाएगा। तो यूक्लिड का जो एक्सियम हमारा दिया हुआ था कि a distinct line can given any two points, there exists one distinct line, one unique line that passes through the two points। ओके, वही एग्जाम दिया था, वही एग्जाम जब मान के चलेंगे तो हमारा ये थियरम हमारा हो जाता है प्रूफ। तो वही थियरम से, वही एग्जाम से ये हम थियरम प्रूफ किए, हम फोर्स कर दिए वो एग्जाम इस थियरम के ऊपर। ठीक है, फोर्स कर दिया वही थ्योरम वही एग्जाम इस थ्योरम के ऊपर, और हमने ये थ्योरम प्रूफ कर दिया। ठीक है, वो एग्जाम अगर हम लिख देते हैं कि यूक्लिड सेड दैट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम given two distinct points there exists only one unique line that passes through the 2 points, therefore two distinct line cannot have more than one point in common। ठीक है, तो इसी तरह हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, ये वाला एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स और थ्योरम सब आप याद कर लीजिएगा, वो सब यूज़ होगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो ये थोरोली याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।